पॉलिसी कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे, ये बड़ी शुरुआत में करवाई थी, बिल्कुल शुरुआत में जब आप लोगों के लेक्चर लगने शुरू हुए थे ना, ऑनलाइन लेक्चर लगने शुरू हुए थे, तब करवाया था, उन दिनों में करवाया था। लेकिन कुछ बच्चों ने लेट एडमिशन लिया था, तो आई थिंक वी शुड कंसीडर दिस टॉपिक अगेन। तो इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है सर? इंटरनेशनल रिलेशन मतलब कि रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन का मतलब होता है एक रिश्ता बनाना, ठीक है। इंटरनेशनल मतलब बाहर, अपने देश की सीमा के बाहर आपका कैसा रिश्ता है, ये देख सकते हो सर। एक दूसरे के संग हम बने हैं, उसके बाद ये कीकलियां पाएंगे, पोषण पा खेलेंगे, ठीक है। तो इस तरह के हमें रिलेशन बनाने हैं, तो लेकिन हमें थोड़ा सा डिप्लोमेटिक टर्म्स में समझना पड़ेगा, ठीक है। आप ये सब भाषा पेपर में नहीं लिख सकते, दैट्स जस्ट फॉर अ फन सेक, ठीक है। अगर कोई भी आपको रिलेशन बनाना है, ठीक है, कोई भी रिलेशन होता है ना, कोई भी रिलेशन एक्सेप्ट मम्मी पापा को छोड़ के, ठीक है, और भाई बहन को छोड़ के, वो सारे किसी ना किसी प्रॉफिट के ऊपर होता है। कोई ना कोई फायदा जरूर होता है। मतलब बंदा कहता है कि अरे यार ये बंदा ना मेरे काम आ जाएगा। मेरे टीचर के साथ रिलेशन बना है कि हाँ, टीचर कल को मेरे को हेल्प कर देगा, कोई भी टॉपिक नहीं समझ आएगा, या मेरे को नोट सेंड कर देगा, या पीडीएफ सेंड कर देगा, एक्स वाई जी कुछ भी, ठीक है। आपका आपस में बच्चों बच्चों का रिलेशन बनते हैं आजकल। आजकल वैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके रिलेशन तो नहीं खैर प्रॉफिट पे होते, लेकिन जो बड़ जब मेच्योर हो जाते हैं तो रिलेशन इसीलिए बनाते हैं कि कोई ना कोई हमें इससे फायदा मिले। जाहिर सी बात है कि आज मैं ये मेरे बिजनेस में कल को काम आएगा, इसके साथ रिलेशन बना लेता हूँ, ठीक है। तो सिमिलरली जो देश भी होते हैं वो आपस में रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन देश जब रिलेशन बनाते हैं तो इनका एक प्लान होता है, एक प्लानिंग होती है कि हाँ यार, मैं अपने देश से इसको ये बेच सकता हूँ क्योंकि सॉरी, मैं अपने देश से इस देश को ये चीज बेच सकता हूँ और इससे मेरे को फायदा होगा, इससे मेरे को पैसे मिलेंगे, ठीक है। या इसके देश से ये चीज सस्ती है तो मैं खरीद सकता हूँ, या कोई भी टूरिज्म के लिए, या और भी कोई कहीं भी चीज के लिए, मतलब कुछ बेचना है, कुछ लेना है, ठीक है, उसके लिए प्लान बनाना है, प्लान ऑफ एक्शन बनाना है, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है? बेसिकली अ प्लान ऑफ एक्शन अडॉप्टेड बाय वन नेशन इन रिगार्ड टू इट्स डिप्लोमेटिक डीलिंग्स with countries, groupings, international institutions or agencies, etc. Okay. मेन डिटर्मिनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी के मेन डिटर्मिनेंट क्या है? ये इंटरनेशनल रिलेशन ही डिसाइड करेंगे ना हमारे की हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी। तो वो कहता है कि मेन डिटर्मिनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे होगी, उसके मेन डिटर्मिनेंट्स कौन है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी कैसी है। सबसे पहला सर नेशनल इंटरेस्ट, हमारे देश का राष्ट्र हित किसमें है, हमारे देश का हित किसमें है, इंटरेस्ट किसमें है। पहला है सर कोर इंटरेस्ट, एक होता है कोर इंटरेस्ट, एक होता है टेम्परेरी इंटरेस्ट। कोर इंटरेस्ट मतलब बिल्कुल जिसे कहेंगे कि एकदम गहराई से, मतलब जो बेसिक कोर कोर वैल्यूज होती हैं जो देश की, ठीक है। जैसे कि सॉवरेनिटी, जैसे जिसको हिंदी में हम बोलते हैं स्वराज्य, कि हमारे स्वराज्य के ऊपर किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए, तो उस इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखते हुए हमें रिलेशन बनाना है, ठीक है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय अखंडता, ये भी बनी रहनी चाहिए। राष्ट्रीय अखंडता मीन्स फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि हम अपने देश का कोई भी पार्ट उठा के किसी दूसरे को दे दें, ठीक है। तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनी रहनी चाहिए, ओके। तीसरी है सर प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट है सर प्रमोशन ऑफ ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह, ओके। दूसरे आते हैं सर टेम्परेरी इंटरेस्ट। टेम्परेरी इंटरेस्ट जैसे कि मतलब कि टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए हमारा इंटरेस्ट है इस टॉपिक पे, मतलब अदरवाइज नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। जैसे कि सम टाइम वी एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन सम इशू ड्यू टू नेशनल इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल जैसे हमने श्रीलंका का कल हम पढ़ रहे थे, इंडिया श्रीलंका का रिलेशन पढ़ रहे थे, उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी कि हमने क्या कहते हैं, वोटिंग देने से मना कर दिया था, एब्सटेन कर दिया था। जब यूएनएससी की मीटिंग चल रही थी, जब मैंने आपको बताया था यूएनएचआरसी का रेजोल्यूशन पास किया था यूएस ने, अगर आपको याद हो कल मैंने कराया था, ठीक है।
तो कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी? सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट में भी कोर इंटरेस्ट होता है, टेम्परेरी इंटरेस्ट होता है। कोर इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया, जैसे सॉवरेनिटी, ये हमारे कोर इंटरेस्ट है, मतलब इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हम लोग, इनको टेक एज ग्रांटेड नहीं ले सकते, समझ रहे हो कि इनको परे हटा के हम कोई बात करें। ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए। अगर किसी भी देश के साथ हमें रिलेशन बनाना है, फॉरेन पॉलिसी हमारी कैसी होगी, तो ये चीजें दिमाग में रखनी चाहिए कि हमारे स्वराज्य के ऊपर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कि ये नहीं कि जैसे ब्रिटिश रूल के टाइम हम लोगों ने क्या किया था कि पर्दे के पीछे तो वो लोग थे और पर्दे के सामने हमारे देश के राजा वगैरह थे। पीछे कौन थे? सारे रॉबर्ट क्लाइव, डुप्ले वगैरह, है ना, जो पॉलिसीज वगैरह बना रहे थे। ओके, तो स्वराज्य पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे नहीं आनी चाहिए। ये नहीं हो कि हमने यूएस के साथ रिलेशन बनाया, हमने केरला उनको दे दिया या एडमिनिस्टर करने के लिए, या कोई भी स्टेट का कोई भी हिस्सा। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, लोगों की जान माल को भी खतरा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ ट्रेड भी होनी चाहिए। ओके, कि इससे ये ना हो कि हमारी ट्रेड के ऊपर कोई दिक्कत आए। ओके, नेक्स्ट फैक्टर है आपका हिस्टोरिकल, कि हमारा हिस्टोरिकल रिलेशन कैसा है उसके उसके साथ। फॉर एग्जांपल हमारे हिस्टोरिकल रिलेशन पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा खराब है, तो हमारे फॉरेन पॉलिसी भी उसी के अनुसार बनेगी, समझ रहे हो? क्योंकि अगर हम पाकिस्तान के साथ कोई ज्यादा अच्छी पॉलिसी बना देंगे तो बाकी जो देश की जनता है या दूसरे पॉलिटिशियंस है वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे कि अरे यार, पाकिस्तान को इतनी ज्यादा लिवरेज देने की क्या जरूरत है, हमारे तो हिस्टोरिकल रिलेशन इनके साथ बड़े खराब हैं। या चाइना के साथ भी, इवन की चाइना के साथ हमारे हिस्टोरिकल रिलेशन खराब है, हमारा लड़ाई हुई थी चाइना के साथ। ओके, उसके बाद आता है सर ज्योग्राफिकल, कि हमारा ज्योग्राफिकल इंटरेस्ट क्या है उस देश के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे नेपाल में हिमालयज है, हिमालय से काफी सारी रिवर ओरिजिनेट होती हैं। जो 3 मेजर रिवर ओरिजिनेट होती हैं, कौन कौन सी होती हैं हिमालय से? आपको पता हो इंडिया में 2 तरह की रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालय से जो 3 रिवर ओरिजिनेट होती हैं, कौन कौन सी? एनीवन? 3 मेजर रिवर्स, बाकी इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, मैंने लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, आप बता सकते हो। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, वेरी गुड। इंडस, गंगा, गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, तो याद रखना। सतलुज इंडस की ट्रिब्यूटरी है, तो याद रखेंगे। तो 3 मेजर रिवर्स हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ओके, लॉट ऑफ रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयस, और जब रिवर ओरिजिनेट होगी तो जहां से वहां से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी होगी, ठीक है। तो अगर हमारे ज्योग्राफिकल इंटरेस्ट है तो उसके बेस पर भी बन सकती है हमारी फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, उसके बाद कल्चर कैसा है वहां पे? फॉर एग्जांपल जैसे नेपाल में काफी सारे हिंदूज हैं, तो ऑलमोस्ट सेम कल्चर है। इंडिया में भी 70% हिंदूज हैं, तो सेम कल्चर है, तो उस हिसाब से हमारी फॉरेन पॉलिसी होगी। जो वहाँ की पॉलिटी कैसी है, यानी पॉलिटिकल पावर में कौन है, राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, ऑटोक्रेटिक रूल है, कम्युनिस्ट रूल है, किस तरह का रूल है, तो उस हिसाब से हमारी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करेगी। वहाँ के लोग कैसे हैं, पीपल कैसा है, डायस्पोरा कैसा है। ओके, पब्लिक ओपिनियन, लोगों का ओपिनियन कैसा है हमारे देश के बारे में। रशिया में जाओगे ना, रशिया के लोग बहुत प्यार करते हैं इंडिया के लोगों को, ठीक है। यूएस वगैरह में थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है। अच्छा, इधर मिडिल ईस्ट में चले जाओगे, वो भी बहुत प्यार करते हैं इंडियन लोगों को। ओके, तो याद रखना पब्लिक ओपिनियन भी मैटर करता है कि वहां का क्या है, उस हिसाब से फॉरेन पॉलिसी। जैसे कहीं होता है ना, कब जैसे सपोज लोगों में अगर सपोज करो एकदम से लहर दौड़ जाए कि अरे यार, चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन कर देना हमारे देश में पूरी, इस तरह से सपोज करो कोई मुहिम चलाई जाए कि चाइना का एक भी प्रोडक्ट नहीं आने देना हमने यहाँ पे, तो उस हिसाब से भी चाइना की पॉलिसी हमारे देश के लिए इस तरह की हो जाएगी कि भाई इनके साथ हमने डीलिंग नहीं करनी, फर्दर डीलिंग नहीं करनी, या कुछ भी एक्स वाई जी किसी भी प्रकार की डीलिंग करनी है, तो उसमें वो इस चीज को कंसीडर करेगी, यानी पब्लिक ओपिनियन को कंसीडर करेगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट है, टाइम ड्यूरिंग विच द पॉलिसी इज कंडक्टेड डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ लीडरशिप। ओके, टाइम ड्यूरिंग विच द पॉलिसी इज कंडक्टेड डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ लीडरशिप। जैसे सपोज कहते थे कि मनमोहन सिंह के टाइम पे बहुत ज्यादा धीरे धीरे बहुत स्लो काम होता था, ठीक है, वो खुद ही स्लो थे तो इसलिए काम भी स्लो होता था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भाई साहब बहुत जबरदस्त काम हुआ, सीरियसली, मतलब ही इज द मोस्ट फाइनेस्ट लीडर सो फार। बहुत जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटी अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है लीडरशिप कैसी है, कि जल्दी जल्दी काम हो रहे हैं या देर से हो रहे हैं। ओके,
उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं फॉरेन पॉलिसी के, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं सर, मतलब हम किस लिए फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, मतलब इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है सर, सिंपल सी बात है, शुद्ध भाषा में एक चीज, एक वर्ड याद रख लेना बस, पीस। बस ये वर्ड याद रखना है सर आपने, शांति बना के रखनी है सर। हमें हमें सब कुछ करना है, हमें शोर भी मचाना है, हमें दंगे भी करने हैं, लेकिन हमें शांति से करना है, बस ये चीज ध्यान रखना। शांति, शांति वर्ड दिमाग में रहना चाहिए, पीस। मेंटेन ग्लोबल पीस एंड पीसफुल एग्जिस्टेंस, मतलब पीस वर्ड का ही मोड़ तोड़ के पीसफुल बना दिया, समझ रहे हो। शब्दों का चयन करना आपको आना चाहिए, मेंस में यही क्वालिटी अगर आप में है कि हाउ टू चूज द वर्ड्स, हाउ टू मॉडिफाई द वर्ड, ठीक है। अगर ये क्वालिटी है आप में, देन यू कैन इजीली सेल थ्रू दिस एग्जामिनेशन, ओके। जैसे कि लिखा हुआ है, मेंटेन ग्लोबल पीस एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है ना। पीस तो तभी आएगा ना जब सिक्योरिटी आपकी सही होगी, जब कोई टेररिस्ट वेररिस्ट को अंदर नहीं आने दोगे तभी तो सिक्योरिटी रहेगी। और आपको पता होगा प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये आपका आर्टिकल नंबर 51 में है, 51 ऑफ डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, डीपीएसपी, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। उसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव डिसआर्मामेंट, मेन चीज आपने दिमाग में रखनी है पीस। डिसआर्मामेंट होगी, हथियार जब छोड़ दोगे, है ना, जब सारे देश ही हथियार खत्म कर देंगे, जब कॉम्प्रिहेंसिव डिसआर्मामेंट हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, पीस, शांति, है ना। रिडक्शन और विड्रॉल ऑफ मिलिट्री फोर्सेस एंड वेपन्स, एलिमिनेशन ऑफ वांट, डिसीज एंड हंगर, जब मतलब एक मांग खत्म हो जाएगी, जनता की मांग खत्म हो जाएगी, जब डिसीजेस खत्म हो जाएंगे, सारी बीमारियां ही खत्म हो जाएगी, तो शांति नहीं फैल जाएगी, है ना। हंगर, भूखमरी खत्म हो जाएगी तो शांति नहीं फैलेगी, बिल्कुल फैलेगी। एंड रिजल्ट बस याद रखना आपने, पीस है। मेंटेनेंस ऑफ फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल, मतलब सबके साथ क्या कहते हैं, फ्रेंडली रिलेशन होने चाहिए, किसी के साथ मतलब नफरत नहीं करनी। कल ना एक मैं बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा कह रहा हूँ, कल बहुत अच्छा एक शेर पढ़ रहा था, उसमें क्या लिखा हुआ था कि नफरत और नाराजगी में फर्क होता है, समझ रहे हो सर। नफरत और नाराजगी में फर्क होता है, अगर आपको पता हो। बहुत गहरी बात है ये, नफरत और नाराजगी। तो कोई पूछे कि तुम्हें हमसे नफरत है, नफरत नहीं है, नाराजगी है। नफरत और नाराजगी में बहुत फर्क होता है। तो एनीवेज, मेंटेनेंस ऑफ फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल, प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारा, भाईचारा, हिंदी चीनी भाई भाई, इस तरह, मतलब यूनिवर्सल ब्रदरहुड, चारों तरफ भाईचारा फैलाया जाए। भाईचारा फैलाओगे तभी तो शांति आएगी, फ्रेंडली रिलेशन करोगे तभी पीस आएगा, एलिमिनेशन ऑफ वांट डिसीज हंगर करोगे तब भी पीस आएगा, कॉम्प्रिहेंसिव डिसआर्मामेंट, हथियार वथियार छोड़ दोगे तो पीस आएगा, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो पीस आएगा ही आएगा, मेंटेनेंस ऑफ ग्लोबल पीस एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, तब भी पीस होगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ऑब्जेक्टिव है, यानी उद्देश्य हैं, हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी के उद्देश्य हैं। सिंपल है, आपको बस रटने हैं ये, रटने की वैसे जरूरत है नहीं, आप पहले समझो इसको फिर रटो, ठीक है। समझना आपने ये है कि एंड रिजल्ट हमारा जो है वो क्या है, पीस है, शांति मिलेगी हमें। क्या करने से, अब वही चीजें सोचनी है आपने कि जिससे शांति मिलेगी, सबके साथ भाईचारा बना के रखेंगे, भुखमरी, डिसीज, बीमारियां वगैरह खत्म करेंगे, फ्रेंडली रिलेशन बनाएंगे, हथियार वथियार छोड़ देंगे, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनाएंगे, ग्लोबल पीस करेंगे, पीसफुल को एग्जिस्टेंस करेंगे, तो सबसे क्या आएगी, शांति। बस दिमाग में रखना है सर आपको, छोटी सी चीज। उसके बाद आते हैं सर प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। प्रिंसिपल्स बोले तो सिद्धांत, हर इंसान के कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, लाइफ के प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। सिमिलरली इंडियन फॉरेन पॉलिसी के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर ये चलती है। तो पहला प्रिंसिपल है सर, प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, दुनिया में शांति यानी अमन बनाए रखना। तो ये पिक्चर इसलिए दिखाई गई है कि शांति काम वाली बाई शांति नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये शांति पीस है सर, पीस,
पीस वाली शांति है। ओके, कामवाली बाई वाली शांति नहीं है, ना ही राहुल गांधी वाली शांति है। जैसे राहुल गांधी जी कह रहे हैं, मोदी जी अ प्रेयर फॉर यू, अस्तो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया। इसका मतलब है तुम सो जाओ माँ, ज्योति को मैं घुमा के लेके आता हूँ, ओम शांति शांति। तो ये वाली शांति भी नहीं है। तो शांति कौन सी है? अकाल फॉर वर्ल्ड पीस, दुनिया में अमन फैलाना है, शांति फैलानी है। ओके, तो दोनों वो वाली शांति नहीं है, ना ही कामवाली वाली शांति, ना ही राहुल गांधी वाली शांति। ओके, जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग। इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इट्स एम इज टू प्रमोशन ऑफ, ये तो रट ही लो ये वाला आर्टिकल, आर्टिकल 51 ऑफ डीपीएसपी। एम इज टू प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ओके, उसके बाद है दूसरा प्रिंसिपल, दूसरा सिद्धांत, एंटी इंपीरियलिज्म और एंटी कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म तो आपको पता ही होगा, इसको ही इंपीरियलिज्म बोलते हैं। आपने हिस्ट्री में अगर पढ़ा हो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हो, तो आपको अच्छे से याद हो। कॉलोनियलिज्म मींस जब ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी कॉलोनीज बनाई थी, उस चीज को क्या बोलते हैं? कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। ठीक है, इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म की डेफिनेशन क्या है? पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज पावर, एक्सटेंडिंग मतलब एक्सटेंड करना, एक्सपेंड करना अपने देश, कंट्री की पावर, एंड इन्फ्लुएंस थ्रू कॉलोनाइजेशन, कॉलोनीज बना के, एंड यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स और अदर मीन्स। ठीक है, या तो मिलिट्री फोर्स के थ्रू या फिर अदर मीन्स, यानी दूसरे रास्तों से। ठीक है, मतलब उस पर इन्फ्लुएंस कर देना, उस देश के ऊपर अधिकार जमाना अपना, उसको बोलते हैं, उसको कॉलोनी बना देना, उसको बोलेंगे इंपीरियलिज्म या फिर कॉलोनियलिज्म। ठीक है, एग्जांपल ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑपोजिट्स colonialism and imperialism, that is exploitation of weaker nations by imperialist power. Okay, I think ये वर्ड क्लियर हो गया होगा, imperialism का मतलब इट अफेक्ट्स द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। वहीं घूम फिर के बात शांति पे आनी है। ठीक है, इंडिया एडवोकेटेड लिक्विडेशन ऑफ कॉलोनियलिज्म इन ऑल फॉर्म्स, की मतलब जितनी भी तरह की कॉलोनियलिज्म की फॉर्म्स हैं उसकी लिक्विडेशन हो जाए, यानी वो खत्म हो जाए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। सॉरी, उसके बाद है सर नेक्स्ट आपका, ये देख सकते हो सर, कॉलोनियलिज्म की पिक्चर बना रखी है। जैसे कि इंग्लैंड है, इस इंग्लैंड की ये काफी सारी कॉलोनीज हैं, इजिप्ट होगी, इंडिया होगी, कनाडा होगी, जमाइका होगी, आयरलैंड होगी, सिप्रस होगी, ओके, गिब्राल्टर होगी, माल्टा, बॉयसलैंड, न्यूजीलैंड, ये सारी कॉलोनीज थी किसकी? इंग्लैंड की। ओके, तो इंडिया कड़ी कड़ी से कड़ी निंदा करता है और कड़ी से कड़ा विरोध करता है किसका? कॉलोनियलिज्म का, और यहाँ फिर आप कह सकते हो इंपीरियलिज्म का। ओके, उसके बाद है सर नेक्स्ट आपका एंटी रेशियलिज्म। रेशियल, रेस वर्ड का मतलब क्या है? रेस, रेस वर्ड का मतलब होता है सर नस्ल। ओके, या रंग कह लो आप, रंग। और रेशियलिज्म का मतलब होता है रंग भेद। ओके, जैसे रंग भेद करते हैं, यार ये काला है, ये गोरा है। ओके, मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि अगर सुंदर इंसान भी है ना, अगर कोई बंदा सुंदर है, दिखने में सुंदर है, ठीक है, अगर वो हरकतें घटिया कर रहा है ना, मतलब किसी का दिल दुखा रहा है या बहुत गंदा बोल रहा है, इवन की कोई सुंदर लड़की भी होगी ना या सुंदर लड़का होगा, अगर वो गालियां बक रहे हैं या बहुत बहुत गंदा बिहेवियर कर रहे हैं, तो वो थोड़े टाइम बाद ना आपको गंदे लगने लगेंगे। ऐसा मेरा मानना है। क्या कहते हो? ऐसा होता है कि फिर भी अच्छा लगता है, मतलब उसकी, और जो गंदा भी होगा ना, मतलब गंदा मतलब मीन्स कम सुंदर होगा, वो अगर अच्छी चीज कर रहा है ना आपके साथ, कि कई होते हैं यार बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, कई मतलब सुंदर नहीं होते बट वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, मतलब इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने हम्बल होते हैं कि उनसे उनको उनसे प्यार आ जाता है कि अरे यार ये तो बंदा कितना अच्छा है। तो मेरा ये मानना है कि इंसान की शक्ल से ज्यादा उसकी जो अकल है या उसका बिहेवियर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि उसका बिहेवियर कैसा है। अगर बिहेवियर, अगर शक्ल सुंदर होने के बाद अगर आपका बिहेवियर में हम्बलनेस नहीं है ना, सबसे जरूरी हम्बलनेस होती है, अगर वो नहीं है तो देर इज नो यूज ऑफ सच अ ब्यूटीफुल फेस। मेरा ये मानना, अगर आप सुंदर देवी हो तो उसका कोई यूज नहीं है, अगर आप में हम्बलनेस नहीं है, आपको बात करने की तमीज नहीं है ना? तो आप ध्यान रखें कि हम्बलनेस होनी बहुत जरूरी है यार।
तमीज होनी बहुत जरूरी है। किसी को आपको मना भी करना है कोई चीज के लिए तो बड़े प्यार से करो, कुछ किसी भी चीज के लिए, कि नहीं ये नहीं हो सकता, आई एम सॉरी प्लीज। उसको उसको एक तरीका होता है, हर चीज को मना करने का तरीका होता है। लेकिन अगर आप बदतमीजी से करोगे, एटीट्यूड दिखाओगे, जैसे कई कई आदत होती है जनरली ना, लड़कियों में बता रहा हूँ, लड़कियों में आदत होती है कि लड़कियां अक्सर बोल देती हैं लड़कों को, अगर देखो परेशान करे फिर तो अलग बात है, अगर कोई नॉर्मली भी आए तो लड़कियां ऐसे बोल देती हैं, अरे शक्ल देखिए तूने अपनी, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से गलत चीज है ये, दैट थिंग वेरी बैड। तो अरे आप नहीं करते होंगे, मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कोई लड़की, कोई कोई एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, कुछ अच्छी भी होती हैं कुछ नहीं भी करती हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। सभी के साथ सब, मतलब एक प्यार से भी मना किया जा सकता है। मैं आपको अक्षय कुमार का इंटरव्यू बताता हूँ, उसमें बता रहा था कि कहता कि एक सपोज करो किसी, कहता मैंने सपोज किसी को बोला कि अरे आप बहुत सुंदर हो, लड़कियां आगे से थप्पड़ उठा के मारूंगी, चप्पल उठा के मारूंगी, ये क्या बात हुई यार, चप्पल उठा के, वो तुम्हारे को कह रहा है आप बहुत सुंदर हो, उसे को थैंक यू सो मच, जैसे बाहर की कंट्रीज में होता है, हाँ जी थैंक यू सो मच, आपने मेरी आप आपने मेरी ब्यूटी को अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। आप कह रहे हो थप्पड़ मारूंगी, अगला भी कहेगा चल जा यार यहाँ से दफा हो। तो अच्छा थोड़ी लगता है, हर चीज अप्रिशिएट करो, ठीक है, लेकिन बदतमीजी मत दिखाओ, क्योंकि जहां आपने बदतमीजी दिखाई ना वहां काम खराब होगा। अब किसी को मना करना है, हाँ जी थैंक यू सो मच, ठीक है, बस बात खत्म। अब ये थोड़ी तुम चप्पल उठा के मार रहे हो, वहां सैंडल से लड़ रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो और ये गंदी हरकतें दिखा रहे हो सड़क के ऊपर, जलंधर में, अमृतसर में, जहां पे भी हो आप। तो बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम्बलनेस होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, एंटी रेशियलिज्म। एंटी रेशियलिज्म, लड़के इस चीज में बहुत सही होते हैं। लड़कों को अगर किसी को कहोगे ना आप सुंदर लग रहे हो, लड़का कभी नहीं बुरा मानेगा, लड़का स्माइल करेगा, लड़का कभी नहीं कहेगा थप्पड़ मारूंगा, जूता मारूंगा दे के मुंह पे, या मुक्का मारूंगा तेरे पेट में, ऐसे लड़के नहीं कभी कहेंगे, याद रखना मेरी बात। लड़के यार बड़े काइंड हार्टेड होते हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है कोई, ओके। तो एनीवेज आगे चलते हैं एंटी रेशियलिज्म के ऊपर। रेशियलिज्म क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, उनके रंग, नहीं नहीं लड़के नहीं बोलते यार, मेरे को नहीं लगता, शायद ही कोई 100 में से कोई एक आधा होता होगा जो बोलता होगा, बट मेरे को नहीं लगता कि लड़कों का दिल इतना क्रूर है। एनीवेज एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। रेशियलिज्म मींस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, यानी रंग के आधार पर भेदभाव करना। एग्जाम्पल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्लैक्स बाय द व्हाइट्स इन अफ्रीका नोन एज अपर्टाइड, आपने सुना होगा इसके बारे में। महात्मा गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह था जो कि अफ्रीका में था, वो अपर्टाइड के ऊपर था, ठीक है। तो जब रंग के ऊपर आप भेदभाव करोगे तो सोशल इनइक्वालिटी जाहिर सी बात है फैलेगी, यानी जिसको हिंदी में बोलेंगे सामाजिक असमानता, एंड दैट सोशल इनइक्वालिटी hinders the promotion of world peace. Okay. India strongly criticized the policy of apartheid and even snapped the diplomatic relations with South Africa in 1954 as a protest against policy of apartheid. ठीक है सर, जैसे कि फेयर एंड लवली की आपने ऐड देखी होगी, ये एक तरह से रेशियलिज्म है। 21 दिन में बेदाग गोरापन, आई थिंक लड़के भी लगाते हैं, मेरे को पता है, कहीं बताएंगे नहीं अभी, लड़के भी लगाते हैं इस तरह की क्रीम, ये देख सकते हो सर आप। दिस इज कॉल्ड कैपिटलिज्म, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कैपिटलिज्म, प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट, आपका बेवकूफ बनाना है कैसे भी करके, ठीक है ना। मल्टी विटामिन है, अब तो आई थिंक फेयर एंड लवली का नाम चेंज हो गया मेरे ख्याल से, ग्लो एंड लवली हो गया शायद, है ना, क्योंकि काफी नाम बदनाम हो गया था इसका। वो देख सारी सारी देवियों को पता है, यस 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 यस, वो ब्रेड पे लगा के खाती भी होंगी। मम्मी चेहरे पे लगाने से कुछ नहीं होगा, अब तो खानी भी पड़ेगी थोड़ी सी फेयर एंड लवली। चलो एनीवेज, और ये देख सकते हो सर, महात्मा गांधी वाज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन इन साउथ अफ्रीका, आपको पता हो अगर,
महात्मा गांधी जी को जब ट्रेन में से निकाल दिया था ना, महात्मा गांधी जी ने बोला था कि भाई साहब मैं बैरिस्टर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं वकील हूँ, आप मेरे को कैसे फेंक सकते हो? वो कहते कुछ नहीं, निकलो बाहर। तो इस तरह से जब महात्मा गांधी जी को देखा कि अरे यार ये तो बहुत काम खराब हो रखा है, तो फिर महात्मा जी की अंदर की आत्मा जागी थी। फिर इन्होंने पहले तो जिम करी 6-7 साल, और फिर उसके बाद बनाए सिक्स पैक एब्स। और जब सिक्स पैक एब्स बने, इन्होंने कहा कि भाई साहब अब दिखाना है तो क्या करा जाए, तो फिर इन्होंने धोती पहनी और इस तरह से फिर सबसे पहला सत्याग्रह, जैसे मैंने आपको बताया, अफ्रीका में था, नो मोर अपार्टाइड। ठीक है सर, पहला सत्याग्रह इनका अफ्रीका में था, याद रखेंगे। महात्मा गांधी, द वेरी पीसफुल मैन, वेरी डेंजरस मैन ऑल्सो, बहुत जबरदस्त आदमी थे सर, मैं फैन हूं इनका। उसके बाद आती है सर नेक्स्ट हमारी नाम। सर नाम वेरी इंपॉर्टेंट सर, नॉन अलाइन मूवमेंट। इसका मतलब क्या है सर? हुआ क्या सर, आपको पता होगा सर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था, कब खत्म हुआ था, कोई बताएगा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था, कब खत्म हुआ था? 19, जल्दी बताओ, 1939 टू 1939 टू 1945, वेरी गुड। ठीक है, 1939 में शुरू हुआ था, 1945 में खत्म हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, जब सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो वर्ल्ड जो बना वो बना बाइपोलर वर्ल्ड। बाइपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या है? बाइपोलर वर्ल्ड का मतलब है कि दो पावर्स इमर्ज हुई थी। ओके, बाइपोलर वर्ल्ड बना यानी कि दो पावर इमर्ज हुई। और वो दो पावर कौन कौन सी थी, कोई बताएगा? यूएस और यूएसएसआर। ओके, यूएस और यूएसएसआर दो पावर इमर्ज हुई। तो भैया इन दोनों ने ऑप्शन दिए कि कौन मेरी तरफ है और कौन रशिया की तरफ है, कौन यूएसएसआर की तरफ है और कौन यूएस की तरफ है। तो इंडिया ने बोला नाम। वो भाई साहब साल हो गया उनको ढूंढते हुए, वो कह रहे कि भाई साहब सारी उन्होंने डिक्शनरी छान मारी, कह रहा भाई साहब ये नाम मतलब क्या? तो फिर नेहरू जी ने नीचे से पर्ची निकाली, उस पर लिखा होता नॉन अलाइन मूवमेंट, कि भैया ना तो हम यूएस की तरफ है ना हम यूएसएसआर की तरफ है। समझ आई कहानी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 39 टू 45, उसके बाद दो पावर इमर्ज हुई, जो कि वर्ल्ड बन गया बाइपोलर वर्ल्ड, यूएस और यूएसएसआर। इन दोनों ने ऑप्शन दिए कि भाई जिसको यूएस की तरफ जाना है यूएस की तरफ चला जाए, जिसको यूएसएसआर की तरफ जाना है यूएसएसआर की तरफ चला जाए। तो नेहरू जी ने पर्ची निकाली, पर्ची के ऊपर लिखा होता नाम। तो नाम नाम की चीज उनको किसी भी डिक्शनरी में मिली नहीं, तो गांधी जी ने दूसरी पर्ची निकाली, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी कि हम किसी के साथ अलाइन नहीं करेंगे, यानी हम अकेले रहेंगे लेकिन हम किसी के साथ अलाइन नहीं करेंगे, इस तरह की चॉइस मत दो हमें। ठीक है, तो इंडिया ने कहा कि भाई इंडिया हैज नो मिलिट्री अलायंस विद एनी कंट्री ऑफ ईदर ब्लॉक, यानी ना ही यूएस के साथ है ना ही यूएसएसआर, और इंडीड विद एनी नेशन। ठीक है, इंडिया हैज इंडिपेंडेंट अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की कहते हैं इंडिपेंडेंट अप्रोच रहेगी फॉरेन पॉलिसी को लेके। ठीक है, एंड अटेम्प्ट टू मेंटेन द फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल, सभी के साथ फ्रेंडली रिलेशन रहेंगे, कोई ऐसी भेदभाव वाली चीज नहीं रहेगी। तो अभी बाइपोलर वर्ल्ड है या कौन सा है? अभी भी स्टिल यूएस एंड यूएसएसआर इज राइजिंग, और व्हाट? अभी बाइपोलर की जगह कौन सा वर्ल्ड है? अभी क्या बोलते हैं हम? अभी है सर हमारा मल्टीपोलर वर्ल्ड या मल्टीपोलर वर्ल्ड बोलते हैं शुद्ध अंग्रेजी में। मल्टीपोलर वर्ल्ड है अभी। ओके, याद रखें, मल्टीपोलर वर्ल्ड। ओके, ये समझ में आया, नाम समझ में आया? उसके बाद नाम आपसे पूछ लेगा कि नाम के फाउंडिंग फादर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हमारे नेहरू साहब, जिन्होंने भाई साहब माउंट बेटन की बीवी को फंसा रखा था। माउंट बेटन की बीवी जो लास्ट हमारे वो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो इनकी गर्लफ्रेंड थी, वो नेहरू जी की, अगर आपको पता हो। नाम क्या था उनका? एडवीना माउंट बेटन। पता है आपको किसी को? भाई साहब खिलाड़ी आदमी थे, उस टाइम के सलमान खान थे ये नेहरू साहब। चलो अभी पता चल गया। अभी पढ़ना इनके बारे में, एडवीना माउंटबेटन।
नेहरू जी की बहुत खास थी। एनीवेज, तो हम लोग फाउंडिंग फादर्स के बारे में पढ़ रहे थे। पहले हैं सर नेहरू जी, दूसरे हैं सर अहमद सुकार्नो इंडोनेशिया के, जोसेफ यूगोस्लाविया के, और घना के क्वेमे। ठीक है, घना पता है आपको, अफ्रीका में। इजिप्ट के अब्दुल नसीर। ठीक है, इजिप्ट के अब्दुल नसीर। तो इनके फाउंडिंग फादर्स के नाम रट लेना, आपको प्रीलिम्स में पूछ सकता है। कहीं आप खाली नेहरू मार के आओ कि पर्ची खाली नेहरू ने पकड़ाई थी। नेहरू को पर्ची इन सभी ने लिख के पकड़ाई थी, तो लास्ट में नीचे नेहरू ने भी साइन कर दिया कि भाई साहब नाम देने में मेरा भी हाथ है। ठीक है, तो याद रखेंगे, नेहरू, सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया, जोसेफ ऑफ यूगोस्लाविया, क्वेमे ऑफ घना, और अब्दुल नसीर ऑफ इजिप्ट। ओके, नाम याद रखें। उसके बाद आता है सर वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, पंचशील सर। ये तो भाई साहब रट लो, आपके जीवन में वैसे भी काम आएगा। पंचशील, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में साइन हुए थे शांति बनाए रखने के लिए, कि दोनों तरफ शांति बनी रहे, अमन बना रहे। 1954, 28 अप्रैल 1954 को साइन हुए थे। ये देख सकते हो सर, इस तरह की शील के ऊपर लिखे हुए हैं, इस तरह की शिला के ऊपर लिखे हुए हैं 28 अप्रैल 1954 को। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपने स्टेट पीसीएस या सीएपीएफ का एग्जाम भरा है तो उसमें इस तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी तारीख को पंचशील प्रिंसिपल साइन हुए थे। द आंसर इज 28 ऑफ अप्रैल 1954। नाउ द थिंग इज, ये पंचशील प्रिंसिपल है क्या? पंच मतलब 5, शील माने सिद्धांत। तो पंचशील प्रिंसिपल्स है क्या? सबसे पहला, अगर आप इसको लाइफ से भी रिलेट करोगे तब इजीली याद हो जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 5 वचन होते हैं जो कि सुखी शादी या सुखी विवाहिक जिंदगी के लिए भी अप्लाई होते हैं। तो इसको हम कोरिलेट कर लेंगे शादीशुदा आदमी की जिंदगी के साथ। तो आपकी तो किसी की शादी नहीं होगी, तो आपके मम्मी पापा के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो पहली है सर आपकी, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। हाँ, सॉरी। तो पहला है सर आपका म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। म्यूचुअल रिस्पेक्ट करो आप एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की और सोवरेनिटी की, यानी कि राष्ट्रीय अखंडता की और उसके स्वराज्य की, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, दोनों देश एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। तो इसको आप रिलेट कर सकते हो सर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी है आपको किसकी? शादी के बाद 2 घर हो जाते हैं ना, बताओ कौन कौन से? म्यूचुअल रिस्पेक्ट किस किस की करनी है? आप उसके मायके की करोगे और वो अपने ससुराल की करेगी, ऐसे ही होता है। लेकिन अगर आप देख लेना कि अगर आप नहीं करोगे ना तो इससे गड़बड़ी बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आपको पता हो, घर में भी अगर आपकी मम्मी पापा की छोटी मोटी नोक झोंक होती हो तो पता होगा कि अगर उधर, अच्छा एक चीज देखी है मैंने कि लड़की लड़के के घर वालों को कह दे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर लड़का लड़की के घर वालों को कह दे ना तो महाभारत हो जाती है। तो इसलिए वो महाभारत ना होए तो दोनों एक दूसरे के घर की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करें, यानी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी, मायके और ससुराल दोनों की रिस्पेक्ट करें। दूसरा है सर म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, गुस्सा नहीं सर। शादी के बाद गुस्सा तो थूक ही दो, स्पेशली मर्दों के लिए कह रहा हूं मैं। औरतों को तो गुस्सा आए तो उनको जाया जाता है, लेकिन मर्दों को अगर गुस्सा आए तो काम खराब है। तो याद रखना, गुस्सा नहीं, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, गुस्सा नहीं करना। तीसरी चीज है सर म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर, मतलब उनके इंटरनली जो भी अफेयर्स हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमारे यहाँ किसानों वाला बिल पास हुआ, फार्मर्स का बिल पास हुआ है, ठीक है, तो ये नहीं कि अब चाइना मुंह उठा के हमारे उसके बारे में बोलने लग जाए। ठीक है, तो पंचशील का सिद्धांत, मेन प्रिंसिपल यही है कि भाई साहब एक दूसरे के निजी मामलों में आपको इंटरफेरेंस नहीं करना। सिमिलरली शादी के बाद भी ऐसा, ठीक है। लव, किसी से ना, किसी ने एक बार क्वेश्चन पूछा एक बहुत बड़े संत से कि प्यार का मतलब क्या है, मतलब
अगर चाहे वो मम्मी पापा के रिश्ते में प्यार हो, या माँ बेटे के रिश्ते में प्यार हो, या भाई बहन के बीच में प्यार हो, या पति पत्नी के बीच में प्यार हो, तो प्यार का मतलब क्या है बेसिकली? अगर आप एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकें, तो उसने ना बड़ा अच्छा जवाब दिया। आपको आपकी लाइफ में काम आएगा, ये चीज ध्यान रखना। इवन कि आपका फ्रेंड्स का भी रिलेशन है अगर, तो उसमें ये चीज ध्यान रखना। द वर्ड इज इंडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। सर अगर आप उसकी इंडिपेंडेंस छीनोगे ना, देखो सिंपल सी बात बताता हूं मैं। हाँ, आजादी। अगर आप सपोज करो हम मियाँ बीबी हैं। देखो, हर एक को फोन चलाने का हक है अपना। अगर मैं सपोज करो अपनी बीवी का फोन चेक करूंगा बार बार कि अरे इसके फोन में कॉल किसका आ रहा है, मैसेज किसका आ रहा है, बार बार टोकूंगा, इस तरह करूंगा, तो बहुत ज्यादा काम खराब हो जाएगा। सीरियसली कह रहा हूँ। एक आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी चाहिए। अगर आप उसको बार बार पोक करोगे ना, तो वो उतना दूर चली जाती है। जितना आप बहुत ज्यादा गुस्सा करोगे ना, वो उतनी दूर चली जाएगी, या दूर चला जाएगा। अगर आप बंदे का भी फोन चेक कर रहे हो, ठीक है, अगर वो वाक्य में ही तुम्हारा है, तो वो तुम्हारे पास ही रहेगा। समझ रहे हो? वही सिमिलर केस माँ बाप के केस में भी होता है। ठीक है, अगर आप बच्चे को बहुत ज्यादा टोकोगे ना, बहुत ज्यादा टोकोगे, तो वो बच्चे के बिगड़ने के चांसेस हैं ज्यादा। लेकिन अगर आप उसको समझाओगे प्यार से कि अच्छा ये चीज सही है भाई तेरे लिए, ये चीज गलत है, अगर वो वाकई में समझदार होगा, तो वो समझेगा कि नहीं यार, किस चीज को मैंने कितना यूज करना है। सपोज करो उसको कोई आदत भी पड़ गया, तो उसको पता होगा कि नहीं यार, ये चीज मेरी सेहत के लिए खराब है। कोई भी गलत चीज, दारू होगी या सिगरेट होगी, कुछ भी हो गया, सपोज करो इस तरह की चीज कि यार ये मेरी सेहत के लिए खराब है, तो उसको मैंने लिमिट में लेना है। समझे मेरी बात? तो वो कहता है कि म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर, यानी दूसरों के निजी मामलों में दखलंदाजी नहीं करना। वही चीज आपकी शादी में आ जाती है, प्यार में आ जाती है। अगर आप किसी की आजादी में छीन रहे हो ना, आप बच्चे को बार बार टोकोगे ना, अरे फोन नहीं छेड़ना, फोन नहीं छेड़ना, वो चुप, कभी ना कभी उसका मौका लगेगा ना, वो फोन छेड़ेगा। लेकिन अगर एक बार आप दिखा दोगे ना कि हाँ भाई ये चीज है, इसमें कुछ नहीं है, तो वो अपना ध्यान डेविएट कर लेगा। अरे यार ये तो कुछ है ही नहीं, मैं तो ऐसे ही इसके पीछे लगा हुआ था। समझे मेरी बात? तो इंटरनल अफेयर में दखल अंदाजी नहीं करनी, यानी एक दूसरे की इंडिपेंडेंस की, यानी स्वतंत्रता की रिस्पेक्ट करनी है। जिसने ये चीज सीख ली ना भाई, उसके रिलेशनशिप कभी भी खराब हो ही नहीं सकता। जीवन में याद रखना, जीवन में याद रखना छोटी सी बात। कभी भी आप कोई भी रिलेशन है, आप जितनी उंगली करोगे उतना काम खराब होगा। लेकिन जितना आप सॉफ्टली और उसको नर्चर करोगे ना, बहुत ज्यादा उसकी रिस्पेक्ट करोगे, उसकी उसकी इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करोगे कि हाँ जाना है कहीं पे घूमने, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई साहब सामने वाला भी रिस्पेक्ट करेगा और वो समझेगा उस चीज को। याद रखना मेरी बात। और उसको, अगर वो कुछ ऐसा वैसा काम भी करेगा, तो वो आपको दिमाग में रख के करेगा कि अरे नहीं यार, मेरे बंदे की या मेरी बंदी की फीलिंग हर्ट हो जाएगी, तो मेरे को ऐसा नहीं करना। ठीक है, अगर वो वाकई में जेन्युइन प्यार है तो। चौथी चीज आती है सर, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। समानता सर, समानता। समानता होनी चाहिए, और म्यूचुअल म्यूचुअल बेनिफिट, एक दूसरे को फायदा पहुंचाना चाहिए। आप उसको फायदा पहुंचाओ, वो आपको फायदा पहुंचाए। सुबह की चाय बीवी ने बना दी, रात का दूध आपने गर्म कर दिया। समझे मेरी बात? म्यूचुअल बेनिफिट। सुबह की चाय उसने बना दी, और रात का दूध आपने गर्म कर दिया। मतलब उसको भी ना लगे कि कल ही मैं ही पिल रही हूँ सारा दिन, मेरी कोई डंडा दे रखा है इन्होंने, रोटियां भी मैं ही बनाऊं, नाश्ते भी मैं ही बनाऊं। है ना, होते हैं ना कई लोग। कई लोग बहुत ज्यादा शाही चलते हैं कि रोटी खाएंगे उसके बाद बर्तन भी नहीं उठा के रखते किचन में। लड़कों में कईयों में आदत होती है, इवन की आपके घर में फादर साहब में भी होती हो, में भी। तो मेरे हिसाब से एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, बड़ी काउंट होती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मेरा रिश्ता होने वाला था, तो इन बिटवीन जैसे रिश्ता वगैरह देखते हैं, तो मैं एक जगह गया, करनाल गया मैं रिश्ता देखने ना। तो वहां पे होटल में मीटिंग थी हमारी। तो जैसे उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे लड़का लड़की को क्या कहते हैं, बात करने के लिए थोड़ा सा अलग बिठा दो होटल में। तो मैंने जैसे वो बैठने लगी ना, मतलब क्या होता है ना, होटल में देखा होगा, वो चेयर अंदर की तरफ होती हैं, मतलब टेबल के नीचे घुसा रखी होती हैं, उसको खींचना पड़ता है, पीछे पुल करते हो तभी
कोई बंदा आके बैठता है, आपने देखा होगा अगर ध्यान हो आपको। तो जैसे वो बैठने लगी तो मैंने उसकी चेयर पुल की, आई जस्ट पुल अप हिज चेयर और उसको मैंने कहा कि आप प्लीज बैठिए। भाई साहब वो बंदी इतने में ही मोहित होगी, कहते अरे यार मैं तो आपकी इसी बात पे ही बड़ा ही, मतलब उसने और कोई बात ही नहीं की, मतलब पूरी कन्वर्सेशन जो 20-25 मिनट हम लोग बैठे थे उसने आई थिंक 10-15 मिनट यही बात करती रही कि मेरे को आपकी ये वाली चीज बहुत अच्छी लगी, आपने जो ऐसे चेयर पुल की बहुत अच्छा लगा मेरे को, कि मतलब जनरली लड़कों को अकल नहीं होती इस तरह की। तो आपको ये छोटे छोटे टिप्स बता रहा हूँ कि कल को आपका भी रिश्ता होगा तो ध्यान रखना। ये बहुत अच्छा लगता है, रिस्पेक्ट ना सभी को अच्छी लगती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे पेरेंट्स हो, कोई भी रिलेशन हो आपका, ठीक है। तो बताया आपको म्यूचुअल बेनिफिट, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। अगर आप एक समान देखोगे, आप ये मत देखो कि वो लड़की है बर्तन वो उठाएगी, हाँ अगर वो लड़की है बर्तन वो उठाएगी मैं क्यों उठाऊं ना, यार ये गलत बात है। इक्वालिटी म्यूचुअल बेनिफिट तो क्या हो गया, एक दिन वो बीमार पड़ेगी तो बर्तन तुमने उठा लिए, बर्तन मांज भी लिए तो भी क्या दिक्कत होगी, समझे मेरी बात। तो इक्वालिटी होनी बहुत जरूरी है, ये नहीं कि वो लड़की है तो वही सब कुछ करेगी ना, गलत काम। लास्ट है सर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांति से रहें सर, शांति से रहें, गुस्सा करने का कोई फायदा ही नहीं है, गुस्सा करके आप अपना ही खून जलाओगे, समझे मेरी बात। वो कह रही सोफा मत खिसका देना आप हाँ कहीं होटल में सोफा भी पड़ा होता है तो सोफा मत खिसका, उस सोफा जहां होता है वहां सोफा अंदर नहीं घुसा होता टेबल के, ठीक है सोफा नहीं, कुर्सी घुसी होती है टेबल के नीचे, ठीक है, याद रखना। सोफा तो ऐसे ही पड़ा होगा और वहां जगह होती है जाने की, ओके। और लास्ट प्रिंसिपल है हमारा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी शांति बनाए रखें दोनों तरफ। सिंपल से हैं, याद रहेगा, ये आपके लाइफ के ऊपर भी आधार करते हैं, पंचशील, ठीक है ना। तो आज ही अपने घर में पेरेंट्स को, मम्मी पापा को बोल देना पापा आज से ना हम लोग पंचशील का पालन करेंगे। पिताजी बोलेंगे आपके, माताजी बोलेंगे पंचशील क्या, पंचशील का मतलब समझा देना। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मेरे कमरे में आप आओगे तो नॉक करके आना, और मैं आपके कमरे में आऊंगी तो नॉक करके आऊंगी, ठीक है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी, पापा ने उठा के जुत्ती मारनी है आपको ठीक है। दूसरी है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, पापा ना मैं गुस्सा करूंगी आपको ना आपने मेरे को करना है। तीसरी म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, पापा आप मेरे को बार बार फोन मत चेक करना, हाँ फ्लाइंग चप्पल आएगी। चौथा है सर इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है। और लास्ट है पापा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांति से रहेंगे। पापा आप मेरे को नहीं पूछोगे कि मैं पढ़ रही हूँ या व्हाट्सएप पे चैट चैट खेल रही हूँ या इंस्टाग्राम पे लगी हुई हूँ, आपने मेरे को नहीं करोगे प्लीज। तो पापा कहेंगे ठीक है, तो आज से मैं भी रात को दारू पी के आऊंगा तो तूने बोलना नहीं है, ठीक है पापा, ओके, लेकिन पापा आपको 2 पैक पीना है, इससे ज्यादा नहीं पीना, ठीक है। तो इक्वालिटी म्यूचुअल बेनिफिट पीसफुल एग्जिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है सर एफ्रो एशियन बायस। एफ्रो एशियन बायस का मतलब क्या है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी स्टैंड फॉर maintaining friendly relation with all countries of the world but it has always exhibited a special bias। bias का मतलब समझते हो, कहते हैं ना ये बंदा बड़ा बाइस्ड है, इसका मतलब ये बड़ा पक्षपात करता है, जैसे लड़कियां करती हैं पक्षपात। अगर उनके मायके की बात हो रही होगी, अगर वही सेम बात सेम गलती उसका भाई कर देगा तो वो चीज सही है कि नहीं नहीं इसने सही किया है, लेकिन अगर वो सेम गलती हमारे इधर का कोई बंदा कर देगा ससुराल का तो वो चीज गलत हो जाएगी। इस अगर जो बंदा इस तरह करता है तो उसको बोलते हैं ये बंदा बड़ा बाइस्ड है, यानी पक्षपात करता है कि ये तो मेरी तरफ का बंदा है, इसका मैंने पक्ष लेना है, उसको बोलते हैं पक्षपात करना, ठीक है। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी वो कहती है कि स्टैंड्स फॉर मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल कंट्रीज, लेकिन 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 बट इट हैज ऑलवेज एग्जिबिटेड अ स्पेशल बायस टुवर्ड्स अफ्रो एशियन नेशन। लेकिन अफ्रीकन और एशियन जो देश हैं, जो नेशंस हैं, उसके लिए उसका स्पेशल सॉफ्ट कॉर्नर है, बाइसनेस है। हाँ हाँ बेटा, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस तो है ही है, शादीशुदा आदमी है, अब एक्सपीरियंस नहीं होगा तो अब कब होगा, ठीक है ना तो जैसे कि सार्क कंट्रीज, G77, G15, ओके, इंडिया अर्नड इवन अ बिगर बिग ब्रदर फ्रॉम मैनी ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। इंडिया ने अपने पड़ोसी मुल्कों से ये नाम अर्न किया, कौन सा, बिग ब्रदर का, बड़े भाई का।
हालांकि ये नेगेटिव टर्म मानी जाती है बिग ब्रदर, कि इंडिया मतलब बड़े भाई का वो होता है ना, चल थप्पड़ मार दिया, चल जा पानी लेके आ, चल जा मैगी दे दे मेरे को थोड़ी सी, है ना, ऐसी होती है ना बड़े भाई। तो इंडिया अर्नड अ नेम ऑफ बिग ब्रदर फ्रॉम मैनी ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज। तो याद रखेंगे, अफ्रीकन और एशियन नेशंस के लिए इंडिया थोड़ा पक्षपात करता है, कि मतलब उनकी साइड ज्यादा लेता है। ओके, नेक्स्ट है सर सपोर्ट टू द यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट है इंडिया की। इंडिया मेंबर बना था इसका 1945। आप ये देख रहे हो ये किस तरह से मैंने शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए हैं। अगर लिखने को मैं पूरी लाइन लिख सकता था जैसे इस तरह की, इंडिया इज इक्वल टू मेंबर, इट बिकेम इन 1945, तो इस तरह की एब्रिविएशंस आपको कहता था मैं यूज करने के लिए। इट सपोर्ट एक्टिव एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता है। इट एक्सप्रेस्ड फुल फेथ इन ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूएनओ, इंडिया का फुल फेथ यानी पूर्ण तरह से विश्वास है उसके ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य और सिद्धांतों के ऊपर, किसके, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। ओके, हाँ, उसके बाद आपको दिखा सकते हैं इंडिया का रोल क्या रहा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। 1953 में जो विजय लक्ष्मी पंडित नाम की महिला थी, शी वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए, दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये विजय लक्ष्मी पंडित आपको दिखा देते हैं, देवी जी खड़ी हैं माइक लेके, एंड शी वाज सिंगिंग ओले 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 ओले। ओके, सो नो नीड टू फोकस ऑन द लिरिक्स, keep this thing in your mind. 1953, Vijay Lakshmi Pandit. She was elected as a president of UNGA, that is United Nations General Assembly. India also actively participated in UN peacekeeping missions in Korea, Congo. कल पीस कीपिंग मिशन की बात हो रही थी ना, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स की, याद करो, श्रीलंका में भेज रहे थे राजीव गांधी जी, याद है कि भूल गए? हाँ, लिट्टे के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाई थी कुछ, खैर। तो इंडिया आल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन यूएन पीस कीपिंग मोशन मिशन, सॉरी, कोरिया, कोंगो, सोमालिया, सीरा लियोन एंड सो ऑन, ठीक है। एंड सेवरल टाइम्स इंडिया बिकेम अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, एंड नाउ इंडिया इज डिमांडेड अ परमानेंट सीट इन यूएनएससी। मैंने कल भी आपको बताया था, यूएनएससी में दो तरह के मेंबर्स होते हैं। एक तो होते हैं सर परमानेंट मेंबर्स, जिनको P5 बोलते हैं, आपको पता हो, और दूसरे होते हैं सर नॉन परमानेंट में, P5 बोले तो 5 परमानेंट मेंबर, ठीक है, और दूसरे होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है, 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। तो आपको याद रखना होता है, नॉन परमानेंट मेंबर तो कई बार बन चुका है इंडिया, ठीक है, लेकिन अभी डिमांड कर रहा है कि भाई साहब परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर के बड़े फायदे होते हैं, इनको वीटो पावर मिलती है अलग से। आई थिंक मैंने ये भी करवाया था, यूएनएससी के बारे में कराया था क्लास में, अगर आपको ध्यान हो। इनके पास वीटो पावर होती है, यानी वोट देने की पावर होती है। इसमें से एक भी बंदा एब्सटेन मना कर देना वोट देने के लिए, तो वो बिल पास नहीं होता। शायद करवाया था यूएनएससी। कई टॉपिक्स तो मैंने ऐसे हैं भाई, जो मैंने मतलब कि उसमें लिखे भी नहीं है। मैं कल देख रहा था, कल आई थिंक आप में से कुछ बच्चों के जैसे वो नाम भेजे ना, सभी ने अपने अपने नाम भेजे, जब मैं देख रहा था पुरानी जो चैट थी, उसमें कई बच्चों को मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस भी करवा रखी है इकोनॉमिक्स की, अगर आपको ध्यान हो, मतलब कुछ न्यूज के भी टॉपिक्स करवा रखे हैं करंट अफेयर्स के। पता नहीं किसको भेजे हुए थे मैंने, शायद वीडियोस भेजी हुई थी न्यूज़पेपर एनालिसिस की। तो ऐसा नहीं यार, टॉपिक हमारे आई थिंक कहीं कवर हो चुके हैं, मेरे को जितने याद थे वो मैंने पेपर पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो एनीवेज हम लोग अभी जैसा कि जो जो टॉपिक्स बताए हैं ना तुम लोगों ने, जैसे क्लाइमेटोलॉजी में ही आ जाएगा ये, क्या कहते हैं, लीनो, लानीना, इंसो, सदर्न ऑसिलेशन वगैरह, ठीक है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी हमारा खत्म हो गया। एक उसके बाद हम लोग क्लाइमेटोलॉजी करेंगे, ठीक है, इसमें मतलब क्लाइमेट से रिलेटेड वेदर फिनोमिना जो भी होते हैं सारे, ठीक है, तो वो सब कंसीडर करेंगे। उसके बाद है सर हमारा लास्ट है सर डिसआर्मामेंट। मैंने आपको बताया कि सर शांति फैलानी, अमन फैलाना है, तो उसके लिए डिसआर्मामेंट तो बहुत जरूरी है, कि भैया सभी देश अपने हथियार खत्म कर दो, ठीक है, तभी शांति फैलेगी। अगर लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी अपोज्ड आर्म्स रेस, इंडियन फॉरेन पॉलिसी अपोज करती है सर आर्म्स रेस की, भाई साहब इस तरह से हथियारों की तस्करी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट एडवोकेट्स डिसआर्मामेंट
ऑफ बोथ कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर। कन्वेंशनल मतलब जो सी ये होते हैं आपके गन्स वगैरह होती हैं, पेटर टैंक्स वगैरह होते हैं, ओके। और न्यूक्लियर, तो इंडिया तो दोनों की डिसआर्मामेंट करने को कहती है, कन्वेंशनल वेपन्स की भी और न्यूक्लियर वेपन्स की भी, ठीक है। इसका एम क्या है, वही वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी आर्टिकल 51 डीपीएस पे। इट एक्सिलरेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो कहते हैं कि हम हथियारों पे इतना ज्यादा खर्च कर देते हैं, अगर वही पैसा हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे लगा दें तो भाई साहब कितनी जबरदस्त चीज हो जाएगी। खुद ही सोचो यार, कितने सारी गन्स लेते हैं, गोलियां आती हैं, पता नहीं कितने कितने करोड़ों की गोलियां आती हैं, जो प्रैक्टिस प्रैक्टिस में ही पता नहीं कितने करोड़ों की गोलियां फूंक देते हैं, ठीक है। सो प्रिवेंटिव, सो इंडिया का एम क्या है, बेसिकली प्रिवेंटिंग अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स। मतलब इसका कोई यूज तो नहीं है, बंदे ही मारने हैं, कोई यूज तो नहीं है, वैसे और कोई यूज तो नहीं है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई, बट इंडिया नॉट साइंड द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो लेकिन इंडिया कहती तो है, फॉरेन पॉलिसी तो ये कहती है कि वी अपोज आर्म रेस एंड एडवोकेट डिसआर्मामेंट ऑफ बोथ कन्वेंशनल न्यूक्लियर वेपन। लेकिन इंडिया ने अभी तक एनपीटी साइन नहीं की, ना ही सीटीबीटी साइन किया, ना ही एनपीटी साइन किया। एनपीटी बोले तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसका मतलब क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है, यानी फैलाना नहीं है, यानी न्यूक्लियर को फैलाना नहीं है, ये ट्रीटी कहती है 1968 की, ठीक है। इंडिया ने साइन नहीं की है, और क्यों नहीं साइन की, जाहिर सी बात है भाई, बगल में अगर आपके, अगर क्लास में बहुत ज्यादा शैतान बच्चे हो ना, तो मास्टर को जरूरी है कि एक ना एक लठ रखना ही पड़ेगा। लठ समझते हो, डंडा समझते हो, डंडा, टीचर के पास आपने देखा होगा स्कूल टाइप में डंडा रखते थे, ठीक है। तो जरूरी है वो, बच्चे नहीं तो बाज नहीं आएंगे। तो हमारे बगल में जो नटखट बच्चे हैं, कौन कौन से हैं, एक तो चाइना है और दूसरा कौन सा है, पाकिस्तान। सो दैट्स व्हाई इंडिया नॉट साइंड द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 एंड सीटीबीटी, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी 1996 में जो हुई थी, ओके। इंडिया ने दोनों ही साइन नहीं की, याद रखना। आपका होमवर्क है, आपने देखना है कि एनपीटी किस किस देश ने साइन नहीं किया, कि इसराइल ने भी नहीं की हुई है, पाकिस्तान ने भी नहीं की हुई है, ओके। एक मेरे ख्याल से साउथ कोरिया ने भी नहीं की हुई है शायद, देख लेना आप, आपका होमवर्क है ये, ओके। इंडिया केप्ट इट्स न्यूक्लियर ऑप्शन ओपन, इंडिया ने अपने न्यूक्लियर ऑप्शन ओपन रखे हुए हैं, क्योंकि रीजन मैंने आपको बता दिया, बगल में दो नटखट बच्चे हैं, चाइना और पाकिस्तान। इंडिया अपोजेस एनपीटी एंड सीटीबीटी बिकॉज ऑफ देयर डिस्क्रिमिनेटरी एंड हेजिमोनिस्टिक अप्रोच। इंडिया अपोज करता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी को, क्योंकि इसकी थोड़ी सी भेदभाव वाली अप्रोच है, ओके, हेजिमोनिस्टिक अप्रोच है, ठीक है, यानी डिस्क्रिमिनेटरी है काइंड ऑफ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टुडेज लेक्चर, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। और ये बहुत ही इजी है, इसमें से मेन जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो नाम है और पंचशील है, आपको याद रखने हैं इनके कुछ फैक्ट्स, ओके। और बाकी आपको मैंने जो शुरुआत में एक चीज बताई थी, ये आपने याद रखना है, पीस सर, पीस वर्ड याद रखना है सर, उसी से सब कुछ निकलने का, उसी से ही आपको ऑब्जेक्टिव याद होंगे और उसी से ही आपको प्रिंसिपल्स याद होंगे। इसमें कुछ डाउट हो तो पूछिए। और एक और छोटी सी बात बताता हूँ, इसमें डाउट है तो पहले बताओ, फिर एक चीज बताता हूँ आपको। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, फिर एक चीज बताता हूँ लास्ट में, बहुत जरूरी। और अरे यार मैं पूछ रहा हूँ, डाउट बताओ, पीडीएफ सेंड कर दो, मतलब कर दूं है यार, वो तो मैं रोज करता हूँ, वो तो मैं रोज करता हूँ, बिना के कर देता हूँ, कल भी आई थिंक की थी मैंने, तो भी कर देता हूँ। नो डाउट, वो कह रहा है नॉट डाउट, नो डाउट होता है, नो डाउट। आपको पहले पीडीएफ सेंड कर देता हूँ कहीं, आप उसके बाद बात बताता हूँ। कौन से वाले, यूपीएससी वाले ग्रुप में करना कि 1 ईयर वाले में, जल्दी बताओ। यूपीएससी वाले में
यूपीएससी और 1 ईयर वाले में, ओके। यूपीएससी 1 ईयर, लो जी, आ गई, लो जी, बस। चाइना, नॉर्थ कोरिया, इजिप्ट, इंडिया, ईरान, इजराइल, पाकिस्तान एंड यूएस। इंडिया डिड नॉट साइन एनटीबीटी। ओके, वो तो मैंने बता ही दिया कि इंडिया ने साइन नहीं की। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो, जब आप प्रिपरेशन जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, तो एक टाइम बाद ना थोड़ा सा, एक तो होता है कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं। जब आप थोड़ा सा पढ़ लेते हो ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है बंदे में, ठीक है। और एक आ जाता है घमंड, ठीक है, जिसको बंदा थोड़ा इगोइस्टिक हो जाता है कि अरे यार मेरे पास तो इतना सारा ज्ञान आ गया, मतलब जो मैं कहूंगा तो वो सही है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक तो आ जाता है कॉन्फिडेंस, वो अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ईगो कब पता चलेगा कि आप में ईगो आ गई है, उसका मैं रीजन बताता हूँ। दो तरह के इंसान होते हैं दुनिया में। एक होता है रिसेप्टिव माइंड, एक होता है रिसेप्टिव माइंड, और दूसरा होता है नॉन रिसेप्टिव। रिसेप्टिव और नॉन रिसेप्टिव माइंड में फर्क क्या है, मैं आपको इसका डिफरेंस बताता हूँ छोटा सा। एक होता है रिसेप्टिव और दूसरा होता है नॉन रिसेप्टिव। रिसेप्टिव और नॉन रिसेप्टिव में फर्क क्या होता है? रिसेप्टिव माइंड वाले को अगर सपोज करो, रिस्पेक्टिव रिसेप्टिव माइंड वाले को, रिसेप्टिव माइंड वाले में, यार मैं बात बता रहा हूँ, बीच में बकवास कर रहे हो, इंडिया 2 बार लिख दिया गलती से, मैं कुछ बता रहा हूँ ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। रिसेप्टिव माइंड और नॉन रिसेप्टिव माइंड में क्या फर्क होता है, ध्यान से सुनना। रिसेप्टिव माइंड को सपोज करो कि एक बच्चा है, मैंने उसको कोई चीज बताई कि बेटा ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है, मे बी 1%, सपोज मान लो कि मैं गलत भी हूं, 1% चीज मान लो कि मैं गलत भी हूं, ठीक है। जो रिसेप्टिव माइंड होगा ना, रिसेप्टिव का मतलब क्या है? रिसीव करना, ठीक है। द वन हु इज एबल टू रिसीव समथिंग, हु इज एबल टू रिसीव न्यू। ये नहीं कि जो पहले से उसके दिमाग में है बस वो चीज उसने रखनी है। अगर वो कोई नई चीज नहीं ले रहा ना, तो उसका दिमाग वहीं रह जाएगा जितना उसने पढ़ा। समझे मेरी बात? लेकिन अगर मैं उसको कह रहा हूँ कि अरे यार ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है, अगर सपोज करो इनकेस मैं गलत भी हूँ, मान लो मैं गलत भी हूँ, फिर भी वो बंदा जो रिसेप्टिव माइंड होगा वो एक बार कंसीडर करेगा, वो कहेगा कि ओके सर, लेट मी गो थ्रू दिस थिंग, वी विल टॉक ऑन दिस लेटर, कि मतलब हम लोग इस चीज को देखेंगे, और फिर भी अगर कोई इसमें गड़बड़ी होगी या कुछ भी एक्स वाई जी दिक्कत होगी, तो हम लोग इस चीज को कंसीडर करेंगे या बात करेंगे इस टॉपिक पे। लेकिन जो नॉन रिसेप्टिव माइंड होगा ना, उसकी पहले से ही उसका क्या माइंड होगा, उसका प्रीजुडिस माइंड होगा। प्रीजुडिस समझते हो? आप लोगों ने पॉलिटी में टर्म सुनी होगी, प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मतलब कि पहले से ही धारणा बना रखी है, कि जजमेंटल है कि हाँ यार ये चीज ऐसे ही होएगी। मतलब कि उसने बचपन में सीखा था कि भैया 2 जमा 2 ही 4 होता है, इसके अलावा उसने कुछ नहीं सुना। उसको ये नहीं पता कि 3 जमा 1 भी 4 होता है, 1 जमा 3 भी 4 होता है, ठीक है ना। उसको सिर्फ ये सुना है कि उसने 2 जमा 2 ही 4 होता है, उसको ये नहीं पता कि 2 गुना 2 भी 4 होता है, 1 गुना 4 भी 4 होता है, ठीक है। उसको ये नहीं पता। उसको सिर्फ यही पता है कि भाई साहब मेरे को तो सिर्फ यही पता है और यही सच्चा है, मतलब दूसरी चीज सच ही नहीं है। यानी वो नॉन रिसेप्टिव माइंड है, उसको कोई नई चीज बताओगे तो वो सीखेगा नहीं, ठीक है। तो उस बंदे में क्या आ जाती है? ईगो आ जाती है। और ये भाई साहब बहुत ही खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर ये चीज अगर आ गई ना, ईगो, अगर ये चीज ईगो आ जाती है नॉन रिसेप्टिव बंदे को, अगर ये चीज आ गई है, तो भाई साहब मैं सीरियसली कह रहा हूँ, इस चीज को रिजॉल्व करो, इस चीज को ओवरकम करो, ठीक है, और कॉन्फिडेंट बनो। देखो, एक आत्मविश्वास में और घमंड में फर्क होता है। आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर घमंडी हो जाओगे ना, अरे यार मेरे को तो ये भी आता है, मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मेरे को तो ये भी आता है, सब आता है मेरे को तो आपसे ज्यादा आता है, अगर ये इस तरह का आप दिखाने की कोशिश करोगे ना, तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ तो कम्पीट करना ही नहीं है आपने, पहली बात तो, ठीक है मेरी बात। अगर ये इस तरह का करोगे तो आप अपना ही नुकसान करोगे, मेरा तो कुछ जाना ही नहीं, मेरे को तो पढ़ाने के पैसे मिल रहे हैं, मेरा कुछ नहीं जाना,
मैं तो पढ़ाऊंगा, प्यार से पढ़ाऊंगा, मेरे को गाली भी दोगे तब भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बी रिसेप्टिव। अगर ये चीज रिलैक्स सर, हम तो अपने हैं, हम अब आपको ही बोलेंगे। अरे तुम मेरी बात नहीं समझे, मैं तुम्हारे को नहीं कुछ कह रहा कि तुमने तुमसे कुछ बोल, मैं तुम्हारे को एक वैसे जनरल बात बता रहा हूँ, मैंने तुम्हारे को नहीं कुछ कह रहा कि तुमने कुछ किया या नहीं किया। मैं तुम्हें एक वैसे जनरल बात बता रहा हूँ, एक टॉपिक से हटके बात बता रहा हूँ, समझे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देर इज अ पॉसिबिलिटी, और ये आती है, स्पेशली यूपीएससी के बच्चों में आ जाती है, शायद मेरे में भी आई थी कभी ना कभी। ये चीज मेरे में भी आई थी, जब हम लोग नई नई तैयारी शुरू करेंगे, रिश्तेदारी में जैसे जाके बैठ गए, कोई टॉपिक शुरू हो गया तो वहां पे बहसने लग गए। और कहीं ऐसी भी जगह बहसना नहीं चाहिए, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि हाँ यार ये चीज मेरे साथ घट चुकी है, आप लेकिन दोबारा वो गलती ना करो, है ना। टीचर का तो यही काम है ना कि अपने एक्सपीरियंस को बताएगा कि भाई साहब मेरे से ये गलती होगी है, मेरे से ये गलती हुई थी, आप मत करो लेकिन ये चीज। तो मेरा यही मानना है कि रिसेप्टिव बंदा होना चाहिए। कोई नई चीज कोई बता रहा है कि हाँ जी ठीक है सर, कंसीडर करेंगे हम आपकी बात, ठीक है। And there is a difference between the good teacher and bad teacher. If there is any doubt and confusion, and if any student any ask again and again, good teacher never irritate, समझने के लिए। और सर वो बहस नहीं थी, थैंक यू सो मच, गुड बाय। ये देखो भाई सब बुरा मान गए। सर सर यही यही एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड